नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एटा की बात करेंगे, जहां पर रेबीज का टीका लगने के बाद अधेड़ की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। सही समय पर टीका लगने के बाद आखिर कैसे उसकी मौत हुई? डॉक्टरों ने मरीज को घर भेज दिया था और मरीज के परिजनों ने सीएम योगी से अब मदद की गुहार लगाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ को फोन कर पूरी जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री के फोन से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के घर भेजी है टीम और टीम ने मरीज को देशी इलाज की नसीहत दी थी। जिंदगी और मौत के बीच जो जूझ रहा था, अब उसकी मौत हो चुकी है और इस पूरे मामले में परिजनों का कहना है कि पुलिस की, माफ कीजिएगा, हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मरीज की जान गई। एटा के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के खैरपुरा गांव में घर के बाहर सो रहे 55 वर्ष के व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के काटने से परिजनों ने व्यक्ति को अलीगंज के सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां पर उसको रेबीज का टीका लगा। टीका लगने के कुछ दिनों बाद व्यक्ति में रेबीज के लक्षण दिखने लगे और मरीज को बुखार, गले में दर्द होने लगा, जिसके बाद आनन फानन में मरीज को लेकर परिजन दोबारा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर रेबीज के लक्षण दिखने के बाद मरीज को आगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि मरीज और उसके परिजनों को एसएन मेडिकल कॉलेज के स्टाफ और चिकित्सकों ने भर्ती करने से इनकार हुए जिला अस्पताल आगरा के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद मरीज की हालत और बिगड़ती चली गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीज के सही न होने की बात पर हिंदुस्तान में इसका कोई इलाज नहीं है ये कहकर उसे घर भेज दिया, जिसके बाद परिजनों ने सीएम योगी के कार्यालय में फोन लगाकर इस पूरी बात की जानकारी दी। सीएमओ द्वारा पूरी घटना की बात स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप को बताई गई, जिसके बाद उन्होंने सीएमओ को फोन किया। सीएमओ को फोन जाते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मरीज के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई, जहां से मरीज को भर्ती किया गया। कुछ समय इलाज करने के बाद चिकित्सकों ने घर पर देसी इलाज करने की उसे सलाह दे डाली। चिकित्सकों का मानना है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन परिजन अब भी अपने मरीज को जिंदगी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और घर पर ही उनका इलाज करवा रहे हैं। इस पूरे मामले में सवाल उठ रहा है कि जब रेबीज के टीके सही समय पर लग गए होते तो फिर आखिर ये चीज कैसे हुई और मरीज की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के घर टीम भेजी और टीम ने उन्हें एक देसी इलाज करने की सलाह दी, जिसके बाद टीम का कहना था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि घर पर ही इलाज किया जाए। लेकिन सही से और सही वक्त पर इलाज न मिलने से मरीज की मौत हो गई और अब परिजनों में गुस्सा है। परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में न्याय मिले और डॉक्टर्स पर कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले में अब डॉक्टर्स से बातचीत की है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है मरीज के घर के बाहर की, जहां पर मातम पसरा हुआ है और हर कोई हैरान है कि इलाज के बावजूद भी आखिर मरीज की मौत कैसे हो गई। आपको बता दें कि परिजनों ने इस पूरे मामले में सीएम कार्यालय में जानकारी दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई और पूरे मामले में टीम स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंची। मेरे संज्ञान में कल आया था और उस पेशेंट को हमने एडमिट कराया अलीगंज में, और एडमिट करने के बाद में उसको रेफ़र किया तो पता लगा रात में जो है उसकी डेथ हो गई है। और वो क्लियर नहीं होगा, कभी कुत्ते का बोलते हैं वो, कभी मंकी का बोलते हैं। तो आज हम लोग जाएंगे वहाँ पे टीम देख के और फिर पूरा पता लगाएंगे। सर, क्या कारण रहा है ऐसा जिससे उसको हाइड्रोफोबिया तो हुआ था, रेबीज हाइड्रोफोबिया था और उसको रेबीज की बीमारी हुई थी। सबसे पहले सुबह उठा, मॉर्निंग में 6 बजे मैंने कॉल करी। शुभम नाम के जो योगी के साथ पी है उनसे बात करी। उन्होंने बोला जाकि सुबह मैं लखनऊ में हॉस्पिटल अभी अरेंज कर रहा हूँ, तब तक आप अपने उधर। उन्होंने मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया। जो जयप्रकाश हैं उनसे मेरी बात हुई। जयप्रकाश ने सीएमओ के पास गए, सीएमओ एटा के हैं, उनको कॉल पे लिया।
उन्होंने लिया, अलीगंज के हमारे जो रंजीत डॉक्टर उन्होंने लिया, उन्हें सारी चीज़ जो बताया कि मैंने बोल दिया था कि बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हर तरीके से मैं परेशान। डीएम ने मेरी सुनवाई नहीं करी, मेरे पास कॉल डिटेल्स हैं सारी, और इसके बावजूद भी मैंने अभी भी अलीगंज बोला कि रेफर करो, बोल रहे कि इसका कोई इलाज नहीं है। इस चीज का इलाज है कि मैं, आप डॉक्टर हो ना, डॉक्टर मना कर दिया है क्या? हाँ, साफ मना कर दिया कि आप घर पे रखो, आप डॉक्टर हो, आपको सब पता ना, हम तो जनता है। आपके मरीज को रेबीज घोषित कर दिया कि रेबीज है? हाँ, रेबीज घोषित कर दिया। कि आखिर ये क्या हो रहा है। हम सिर्फ उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे और डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविकांत फोन लाइन पर बने हुए हैं। रविकांत, फिलहाल परिजनों का ने जो कुछ आरोप लगाए हैं, क्या उसकी बात कोई एक्शन लिया जाएगा और क्या स्वास्थ्य विभाग इसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा है? जी, आपको बताते हैं, इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, जबकि उसने जो पीड़ित है, उसने परिजन को वहां पर पीड़ित ने स्वास्थ्य विभाग में फोन भी किया, डॉक्टर को बताया भी था कि मेरे भाई की हालत ज्यादा गंभीर है, उसको एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी, तब भी क्यों नहीं इसका जो लक्षण खत्म हुए, क्या एंटी रेबीज का इंजेक्शन काम कर रहा था या नहीं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, इस पूरे मामले में अब तक फिलहाल किस तरह की कार्रवाई की गई है रविकांत? अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज सीएमओ और जो सीएमओ वहां पर निरीक्षण करने गए थे, वहां जांच पड़ताल भी की है। अभी इस बारे में कुछ बताया नहीं है सीएमओ ने। इसके अलावा रविकांत, स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है? उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगा दिए गए हैं, उसके बाद पता नहीं मरीज को क्या हुआ है कि उसके पहले से ही लक्षण दिखने लगे, और ये बताया गया सीएमओ ने। ठीक रविकांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अमित शाह के जेएम के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। यूपी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव के साथ ही प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा पर भी पलटवार किया। हमारे संवाददाता ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। कल से जैम पर हुआ विवाद, जैम पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल आपकी मौजूदगी में अमित शाह ने जैम का नया परिभाषा दिया। अखिलेश यादव का पलटवार होता है, वो कहते हैं कि जैम का परिभाषा झूठ, महंगाई को उन्होंने जोड़ा कि जैम का ये परिभाषा होता है। नहीं, मुझको नहीं लगता कि किस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा होगा, लेकिन मुझको इतना ही लगता है कि आज जो विपक्ष है वो विकास के मुद्दे पर चर्चा करने से बच रहा है, और विकास के अलावा बाकी सभी मुद्दों पर वो चर्चा करते हैं। किसी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना हो तो चर्चा करेंगे, जातीय ध्रुवीकरण करना हो तो चर्चा करेंगे, किसी अनर्गल जिन्ना की चर्चा करना होगा तो विपक्ष चर्चा करेगा। मैं समझता हूं कि इसके बजाय उनको खुलकर मैदान में आके बताना चाहिए कि 4.5 साल में जो बीजेपी तो डंकी की चोट पे कहती कि हमने ये काम कराए, हमने शिक्षा में ये कराया, हमने स्वास्थ्य में ये कराया, हमने सुरक्षा के लिए ये कराया, हमने उद्योग के लिए कराया, हमने निवेश के लिए कराया, हमने किसान के लिए कराया। अब बताइए कि आपने उसमें क्या कराया। बहस इन मुद्दों पर होनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर। अब आज तरह तरह के अगर कोई विश्लेषण को देख के, जुमलों को देकर कोई ध्यान बटाने की कोशिश करता तो अब जनता इतनी वो नहीं है, जनता सब जानती है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है विवाद बढ़ता जा रहा है, बयानों पे विवाद बढ़ता जा रहा है। आज अखिलेश का हमला था, उन्होंने कहा योगी नहीं चाहिए, योगी सीएम चाहिए, जबकि योगी आपकी तरफ से घोषित सीएम के चेहरे हैं। मैं समझता हूँ कि योग्यता की जो भी परिभाषा आती है, उस सारी परिभाषा अंत में जहाँ समाप्त होती है वहीं से शुरुआत योगी जी के जीवन काल का होता है। और योगी जी का जो जीवन कृत्य है, अगर आप देखो, एक भी लांछन नहीं है। आज संत हैं, कोई भी जाति नहीं है। आज योगी जी का काम है अपराधियों के खिलाफ खड़े होकर दृढ़ता से जो काम किया, जो आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किया था। आज 11 लाख की अर्थव्यवस्था को आज उन्होंने 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था 4.5 साल में बना दिया है। एक अधूरा एक्सप्रेसवे था, आज वो 5 एक्सप्रेसवे को पूरा करने की तरफ बढ़ गए हैं। 2 या 3 हवाई अड्डे थे, आज दर्जनों हवाई अड्डे आज संचालित होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। आज चारों तरफ विकास की जो अवधारणा है वो एक योग्य व्यक्ति ही कर सकता है। तो मुझको लगता है कि उनका सारा इशारा योगी आदित्यनाथ जी की योग्यता की तरफ ही होगा।
प्रियंका गांधी की सक्रियता क्या बीजेपी के लिए सरदर्द साबित होगी? फिर से उनकी प्रतिज्ञा यात्रा प्रारंभ? 15 दिन की जो सक्रियता होती है वो हर चुनाव में सामने आती है। अब की शायद 1 महीना की हो गई है और जितनी लंबी सक्रियता होती है उतने लंबे मार्जिन से कांग्रेस घटती जाती है। किसको सबसे बड़ा विपक्ष मान रहे हैं? जिस तरीके से कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है, समाजवादी पार्टी भी आज मुकाबला नंबर 2 के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस और जो छोटे दल हैं उनके समूहों के बीच में है। इसलिए अभी से आप ये नहीं कहते नंबर 1 के लिए कोई विवाद ही नहीं है, कोई आज मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी चारों तरफ पूरे 403 सीटों पर लड़ रही है। कोई कितनी सीट पर, किसी को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं सारे दलों को। आज चुनाव में टिकट देने के लिए प्रत्याशी किसी दल के पास नहीं है। आज बीजेपी सभी जगह है, बाकी दल कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है। 2022 की चुनाव की तस्वीर क्या होगी अलग की बात है, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में किसी को सामने नहीं मान रही है। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और चलिए लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां वाराणसी में नीट स्कॉलर गैंग का ये मामला, स्कॉलर गैंग के सदस्य ओसामा शाहिद पर शिकंजा कसा। केजीएमयू के अंतिम वर्ष का छात्र है और केजीएमयू के वाइस चांसलर को सीपी वाराणसी ने रिपोर्ट भेजी है। ओसामा को आजीवन निष्कासित करने को कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर वाराणसी में नीट सॉल्वर गैंग का मामला सामने आया है और सॉल्वर गैंग के सदस्य ओसामा शाहिद पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। केजीएमयू के अंतिम वर्ष का छात्र है ओसामा शाहिद। केजीएमयू के वाइस चांसलर को सीपी वाराणसी ने एक रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओसामा को आजीवन के लिए निष्कासित कर दिया जाए। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर नीट सॉल्वर गैंग से जुड़ा ये बड़ा मामला सामने आया और केजीएमयू के अंतिम वर्ष का छात्र है ओसामा शाहिद। केजीएमयू के वाइस चांसलर को एसपी वाराणसी ने रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ओसामा को आजीवन के लिए निष्कासित कर दिया जाए। तो वाराणसी से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर अब शाहिद पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। केजीएमयू के अंतिम वर्ष का छात्र है ओसामा, जिसे अब निष्कासित किया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय क्या लिया जाएगा ये अब तक साफ नहीं हो सका है। तो वाराणसी से ये बड़ी जानकारी, जहां पर नीट सॉल्वर गैंग से जुड़ा ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर ओसामा शाहिद पर अब शिकंजा कसता साफ नजर आ रहा है। केजीएमयू के अंतिम वर्ष के छात्र हैं ओसामा, जिसके लिए कहा गया कि उन्हें आजीवन के लिए निष्कासित किया जाए। कन्नौज, कानपुर के बाद अब राजधानी लखनऊ में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। 2 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में जीका वायरस क्या है और किस तरह से इसके लक्षण होते हैं, वहीं इसके बचाव को आखिर कैसे देखा जाए, ये अब बड़ा सवाल है। और इसी के साथ लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है और साथ ही लोगों को बार बार ये हिदायत दी जा रही है कि जीका वायरस से बचें और इसके लक्षणों को समझें। तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार जीका वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कन्नौज के बाद अब लखनऊ में भी मामले देखे गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर कांग्रेस की जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। इस बीच प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुलंदशहर में 10 जिलों के संगठनों की पार्टी पदाधिकारियों के साथ
प्रतिज्ञा सम्मेलन में शिरकत की। और इसी के साथ उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया लेने के अलावा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक रणनीति भी तैयार की और इसके साथ ही ये साफ कर दिया कि 2022 के दंगल में कांग्रेस अकेली होगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया और मुस्लिम को एकजुट करने की कोशिश की। वहीं अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में हमको अपनी सियासी क़यादत बनना होगा। अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो हम अपनी सियासत नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अपने वोट की कीमत और अहमियत की बात कर रहा हूं। 1980 से पहले कोई हिंदुत्व की बात नहीं थी। 1980 के बाद सावरकर की किताब के आधार पर हिंदुत्व की बात सामने आई और इन बातों को रखते हुए हमारे से तल्खी शुरू हो गई। मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानता हूं तो उन्हें पद्मश्री मिला है। अगर हम इस बात को कह देते हैं तो यूएपी लग जाएगा, मार मार कर बेहाल कर दिया जाएगा। एक मोहतरमा ने कहा है कि 2014 में सही मायने में देश आज़ाद हुआ है। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से पूछना चाहता हूं कि आखिर 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो क्या थी। प्रियंका गांधी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरे दमखम के साथ चुनाव को देखते हुए महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकाली। गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में लोगों के बीच पहुंचकर उनसे प्रियंका के पक्ष में समर्थन की अपील की। यूपी कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस ने 14 नवंबर से 24 नवंबर तक महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकालकर जनसंपर्क किया। गोरखपुर के धर्मशाला स्थित महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में कई कांग्रेसियों ने सड़कों पर घूमकर टेम्पो चालक, दुकानदारों और राहगीरों से बढ़ती महंगाई से जनता को रूबरू करवाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।